नमस्कार, आदाब। मैं हूं शहरयार रईस और आप देख रहे हैं भारत गैजेट। आज हमारे साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एलुमनाई और सहारनपुर से एक सोशल एक्टिविस्ट हमजा नौमान मसूद साहब जुड़े हुए हैं, जो कि आजकल खासे चर्चित हैं सहारनपुर में और फार्मर्स बिल पे काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फार्मर्स बिल पे अपनी एक बुलंद आवाज़ किसानों के हक में सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमजा साहब, सब खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत। आप बताइए। तो हमजा साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि फार्मर्स बिल जो पास हुआ है इंडियन गवर्नमेंट के ज़रिए से, उसके बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए, जो फार्मर्स बिल जो अभी गवर्नमेंट ने इतनी अफरा तफरी में पास करा है, इसका मकसद ये था कि लोग इसे समझ ना पाए, इससे पहले ही पास हो जाए, वरना प्रोटेस्ट पहले ही शुरू हो जाता। ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और आप उसे कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी से। तो आप हमारे गांव देहात के अंदर ये जो मंडी सिस्टम है और जितना भी आपका फसल उगती है, इसका एक न्यूनतम दाम सरकार तय करती है कि इस दाम पर वो बिकेगा। लेकिन समर्थन मूल्य जिसको अब जो नया बिल आया है उसमें एमएसपी नाम की चीज ही गायब कर दी, दो बिल्स के अंदर तो जिक्र ही नहीं है। और बार बार इस बिल को मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर क्या सरकार चाह रही है कि हर चीज को प्राइवेटाइज करने की कोशिश। मतलब आपने पूरे दुनिया में कहीं नहीं सुना होगा, हिंदुस्तान में हो रहा है कि यहाँ पर खेती बाड़ी भी प्राइवेटाइज होने वाली है। इतना अच्छा, आप इस बिल का इफेक्ट पड़ेगा हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे। मतलब जो अन्न आपका कहना यह है कि जो अन्नदाता है इस देश का, वो सीधा सीधा प्रभावित होगा। प्रभावित वो, आप एग्रीकल्चर को अपलिफ्ट करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल्चरिस्ट अपलिफ्ट भी है तो उगा रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक आपको एक गुलाब जामुन पसंद है, वो आप ठेले से खरीद रहे हैं 5 रुपए का, और वो आपको बड़ी फैक्ट्री से मिल रहा है, बड़े शोरूम से मिल रहा है वो 50 रुपए का। और जो 5 रुपए का गुलाब जामुन बना रहा है उसे वहां पे भी 1 रुपए मिल रहा है और बड़े उसमें बेचने पे भी 1 रुपए मिल रहा है। तो जो आदमी बना रहा है उसका तो फायदा करिए। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इस बिल पे जो जो प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और आप एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस पे कितनी राजनीति हो रही है और कितनी असल मुद्दों पर बात हो रही है? देखिए, हिंदुस्तान में हर चीज राजनीति से जुड़ी हुई है, नो जी। डाउट। और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस मूवमेंट को कैच भी करना चाह रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस बिल के ऊपर राजनीति से ज्यादा जो किसान, आप देखिए पंजाब और हरियाणा का जो किसान है वो राजनीति से ताल्लुक नहीं रखता है। वो किसान अपने न्यूनतम दाम के लिए, आज अपने इख्तियारों के लिए, आज अपने वजूद के लिए लड़ रहा है। क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसी चीज अगर इस देश में आ गई, उसके अंदर एक क्लॉज और है कि अगर आपके साथ धोखा हो गया तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, आपको एसडीएम लेवल पर बात करनी पड़ेगी। तो आपके सारे दरवाजे बंद कर। इस बिल के ऊपर, इस बिल से जिस तरीके का इफेक्ट फार्मर्स के ऊपर पड़ रहा है, बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ रहा है, और आप लोग और हम लोग और ना सरकार ये समझ नहीं पा रहे, बिकॉज वी लिव इन अ पैरेलल वर्ल्ड। या एक ट्विटर की दुनिया है और एक ग्राउंड रियलिटी है। हम लोग ट्विटर पे प्रोटेस्ट करते हैं, सब करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ट्विटर से भी ज्यादा वर्स्ट है। आपका आज की कहना ये तारीख के है, अंदर अगर आप मैं जाकर अपना, आपका कहना यह है जी, कि जमीनी हकीकत से इस देश की जनता रूबरू नहीं हो पा रही है, उसको ट्विटर और सोशल मीडिया में उलझा के रखा जा रहा है। वो पूरी नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जमीनी हकीकत से रूबरू हुई। देखिए, सीएनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ था प्रदेश के अंदर, उसकी ग्राउंड रियलिटी और ट्विटर दो डिफरेंट चीजें थी। हम लोग बहुत, हिंदुस्तान का एक एक 90-80% आबादी हिंदुस्तान की जो गांव देहात में बसती है, वो सोशल मीडिया से रूबरू नहीं है इतनी। आप आज भी चले जाइए, गांव देहात के लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पे हैं, लेकिन वो, मैं आपको बताता हूँ, वो लोग जो रियलिटी और वर्चुअल दुनिया है उसमें फर्क नहीं कर पाते। तो अगर आप जो बातें हम लोग कर रहे हैं इस टाइम, वो चीज ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल अलग है। हम लोग एमएसपी की बात कर रहे हैं, एमएसपी तो आज भी हमें नहीं मिल रही है। जी। अगर आज मैं चाहूं अपना अपना अन्न तुलवाना चाहूं, मंडियां बंद है, मंडी के अंदर 1950 रुपए दाम है, लेकिन यहाँ के किसी भी बनिए के अगर मैं जाऊंगा वहां 1400 रुपए दाम है। मुझे न्यूनतम दाम तो आज भी नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से। तो इसमें फिर पूरी तो गलती ये बीजेपी सरकार की भी नहीं है ना? गलती सरकार की ही है, नहीं, गलती प्रेजेंट सरकार गवर्नमेंट। की ही है। सरकार की गलती ये है कि सरकार नहीं चाहती कोई किसी तरीके से किसान अपलिफ्ट हो। सरकार नहीं चाहती कि यहाँ का जो नॉर्मल व्यक्ति है वो तरक्की करे। सरकार के तो फिर
2-4 हाउसेज हैं, उन्हें सपोर्ट करना चाहती है। आप देखिए पूरे पेंडेमिक के अंदर ये अंबानी परिवार जो है वो 9वें से 4थे नंबर पे आ गया दुनिया के अंदर, और देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। ऐसा कौन सा बिजनेस चल रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सा सरकार हर चीज को बेच रही है। ओएनजीसी को हटा दिया, हाल को हटा दिया, रेलवे को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, अपने अपने एयरलाइन बेच दी, हर चीज को, और अब देश के किसानों का भी सौदा कर दिया। तो हमजा साहब, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, गरीब और गरीब आसान होता भाषा में कहा जाए तो। गरीब और गरीब होता है। चीज आसान, हिंदुस्तान जो है वो 2 हिस्सों में है, एक अमीर और एक गरीब। अमीर तो अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। और जो किसान है, इस देश की 80% आबादी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है। मैं एक संपन्न किसान परिवार से आता हूं, मतलब वेल टू डू है, अच्छी जमीन है, लेकिन मेरे जैसे किसान सिर्फ 2% है। मेरे जैसे किसान इस पूरे हिंदुस्तान में केवल 2% है। 98% आबादी के पास 20 बीघा से नीचे जमीन है, और 20 बीघे का किसान दूसरे जिले में जाके बेच नहीं सकता। वो चाह रहे हैं कि यहाँ से जाकर केरल में और तमिलनाडु में बेचे। ये इसमें तो फायदा सीधा सीधा आप व्यापारियों को करवा रहे हैं। बीच के अंदर जो बिचौलिए है वो अपना जमाखोरी करेंगे, वो अपने टर्म्स पर फैसला वो करेंगे, सौदा इसके अंदर 500 रुपए की चीज 100 रुपए में खरीदेंगे और 5,000 में बेचेंगे जाके। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि बिचौलियों को खत्म करना है। इस बिल का मसला, इस बिल का जो एक सरकार ने तो ये भी कहा था सीएनआरसी मुसलमान के लिए अच्छा है। सरकार ने ये भी कहा था कि हमारी अर्थव्यवस्था सबसे आगे जाएगी। सरकार तो झूठ बोलने के पुलिंदा है। सरकार एश्योरेंस देती है लेकिन लिखित में कुछ नहीं देती कभी। अच्छा, तो क्या देश आप, तो कानून से चलेगा। अच्छा हमजा साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या आपको ये लगता है कि विपक्ष इस बात का बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि विपक्ष इस बिल के ऊपर किसानों को भटका रहा है। देखिए, विपक्ष का जो काम है वो सरकार को बताने का है कि सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। बहुत दिनों से जब विपक्ष चुप था, जब सरकार खुश थी। अब विपक्ष बोल रहा है तो सरकार को दिक्कत है। पहली बात तो देश के अंदर विपक्ष ही खत्म हो गया था। मैं तो बड़ा बधाई के पात्र हैं इस देश के किसान कि आज देश के अंदर विपक्ष भी दिख रहा है। विपक्ष नाम की चीज ही कहां रह गई देश के अंदर। और बीजेपी की हर सेंटेंस शुरुआत से लेकर आखिर तक कांग्रेस से शुरू होता है, कांग्रेस पे खत्म होता है। निर्मला सीतारमण बात पीएम केयर्स फंड के ऊपर हो रही थी और वो पीएम रिलीफ फंड पे पहुंच गई। तो सरकार की तो हर बात जो है वो कहानी नेहरू से शुरू होती है और राहुल पे खत्म होती है। उसके लिए तो उस पर तो जाना ही बेकार है, क्योंकि वो एक ही कहानी है, उसकी चारों तरफ घूमती रहती है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, तो हमजा साहब, एक और बात मैं ये पूछ रहा था कि जैसा आपने देखा होगा कि एनडीए का एक सहयोगी दल है, शिरोमणि अकाली दल, पंजाब से जो आता है, उसकी एकमात्र मंत्री थी मोदी सरकार में, हरसिमरत कौर जी। तो उन्होंने इस्तीफा दिया है इन किसानों के समर्थन में। तो आपको किस हद तक ये लगता है कि ये किस हद तक मतलब इसका फेस क्या है, किस लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है? क्या इसमें राजनीति है या बाकी उनके दिल में हमदर्दी है? देखिए, हिंदुस्तान के हर पॉलिटिशियन के हर मुंह में राजनीति है। ये आप बात बहुत क्लियरली समझ लें। हिंदुस्तान का जो पॉलिटिशियन जो भी करेगा उसके पीछे समाज और देश हित की कोई बात नहीं है, अपने पॉलिटिकल रोटियां सीखने की बात होती है। बी इट कांग्रेस, बी इट बीजेपी, बी इट एनी अदर पार्टी। हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया बिकॉज बिल किसान विरोधी था, लेकिन सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया। क्या एनडीए से गठबंधन तोड़ेंगे वो लोग? इस चीज को क्लियर करें। अगर एनडीए से गठबंधन नहीं तोड़ रहे तो इस्तीफे का क्या मतलब? सरकार तो चूंकि तू चल रही है और इस्तीफा दिया है। अब बीजेपी कहती है कि विपक्ष बहका रहा है, तो फिर अकाली दल को कौन बहका रहा है? ये तो बीजेपी अपने स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है हर जगह। अच्छा हमजा साहब, जब स्टार्टिंग से हम देखते हुए आ रहे हैं कि मिडिल मैन, जिसको बिचौलिया बोलते हैं, उस पर काफी सारे इल्जाम लगते हुए आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही। तो अब सरकार इस बिल के जरिए ये बोल रही है कि हमने उस मिडिल मैन और उस बिचौलिए को हटा दिया है। तो जब उन्होंने हटा दिया है तो फिर उससे दिक्कत क्या है? देखिए, दिक्कत सीधी है। वो मिडिल मैन को आपने हटा दिया। आपने उस मिडिल मैन को जो सरकार की तरफ से था, मतलब जो वहां मंडी में होता था, आपने उसे हटाकर अब आप हर चीज को प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और मिडिल मैन पे जो इल्जाम लगा रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा सुषमा स्वराज की स्पीच सुनने के लिए, जो उन्होंने संसद के अंदर दी थी।
जब ये बिल पिछली सरकार के अंदर आया था विद अ लॉट ऑफ चेंजेस, तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंदर जो आड़ती है वो किसान का एटीएम होता है, जब हिंदुस्तान में एटीएम नहीं आए थे उससे पहले तक। अब आपने उसे हटा दिया। अब आप लोग चाह रहे हैं कि हम लोग जाकर, क्योंकि बाहर का आदमी तो उससे बाउंड नहीं होगा सरकार के एमएसपी से, ना सरकार लिखित में कुछ दे रही है। आज भी 1400 रुपए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि 1400 रुपए में हमारी चीज खरीदी जा रही है जो चीज 1950 में बिक रही है। जी। तो यही चीज अब इन्होंने क्या कहते हैं लीगली सही कर दी। बिचौलिया हटाने की बात नहीं, सरकार ने बिचौलिया नहीं हटाया, सरकार ने अपने बिचौलिए बिठा दिए। सरकार एक वर्ग का नुकसान चाहती है और एक वर्ग का फायदा चाहती है, और मतलब विरोधी सरकार, आप इसलिए मैं आप आप कहता हूं इसे आप शुरुआत आप से लेकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार उनका फायदा चाह रही है जिससे सरदार सरकार को फायदा मिलेगा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल सरकार को किसानों से सरकार को नहीं, नुकसान होगा। जिसको जिस, जिस अगर किस, किसान विरोधी मैं बिल आपको है, बताता हूँ मोदी ने, जी जी, अगर किसान देखिए विरोधी बिल है मोदी एक, तो किसानों से जी जी, नुकसान तो होना है सरकार को, क्योंकि किसान पॉपुलेशन जैसे आपने बताया 80% लोग एग्रीकल्चर में है। 80%, तो मैं बता रहा हूँ ना आपको। आप देखिए इनकी चालबाजियां देखिए आप, पंजाब और हरियाणा के ऊपर ये गिव अप कर चुके हैं। पंजाब और हरियाणा की 25 से 30 सीटें हैं, 20 से 25 सीटें। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिएगा प्रोटेस्ट सिर्फ चंद जगह हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत बढ़िया झुंझुना धर्म का किसानों के हाथ में दे दिया। और ये सिर्फ वो झुंझुना बजाते हैं हिंदू मुसलमान का। आज उत्तर प्रदेश का किसान हिंदू मुसलमान में बटा हुआ है। आज चौधरी चरण सिंह जैसे लोगों की जरूरत दोबारा हिंदू उत्तर प्रदेश के किसानों को हो गई है। इन लोगों का एक ही मकसद है, किसी डिवाइड एंड रूल। मोदी ना वो लेबर्स से मिला, ना वो माइग्रेंट वर्कर्स से मिला, ना वो स्टूडेंट से मिला, ना वो फार्मर्स से मिला, क्योंकि उसे पता है वो मिलेगा उसकी उसकी इमेज खराब जाएगी, और इस वजह से वो मिलता नहीं है। तो फार्मर्स को नुकसान तो जब होगा ना जब फार्मर्स को पता ही लगेगा। इतना कॉम्प्लेक्स बिल आपको दे दिया कि एज ए लॉ स्टूडेंट मुझे भी इसे समझने में कई दिन लगे थे। एक आम आदमी कैसे समझेगा? अच्छा, तो तो ये जैसे कि लोग जो आपने है, बताया जी हमजा साहब कि बीजेपी ने झुंझुना दे दिया है यूपी में किसानों को, इसलिए जी जी यहाँ प्रदर्शन कम हो रहे हैं। जी तो जी सर क्या आपको ऐसा लगता है कि अब देश में जो चुनाव आ रहे हैं, जहाँ जहाँ जैसे बिहार में आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में कई बाई इलेक्शंस हैं, और यूपी में 2022 में इलेक्शन है, और भी कई जी जी, जगह झारखंड में बाई इलेक्शंस हैं, तो क्या इसका एनडीए पे या बीजेपी पे कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। बिकॉज मैं समझता हूं कि शायद धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। जिस तरीके से मास प्रोटेस्ट हम लोग पंजाब और हरियाणा में देख रहे हैं, अगर उसी तरजीह के ऊपर ये चीज, क्योंकि मीडिया तो कुछ नहीं दिखा रही है, सोशल मीडिया ही हमारा हथियार है। जितनी बात हम लोग पहुंचा सके उतनी बात पहुंचाने की कोशिश है, और मुझे उम्मीद है कि बदलाव आ रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर भी आएगा, बिहार के अंदर भी आएगा, क्योंकि कल ही बिहार के अंदर एनडीए के लोगों ने पप्पू यादव के वर्कर्स को और पप्पू यादव की पार्टी की गाड़ी पर हमला करा था। आपने वीडियो देखी भी होगी, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही है। तो ये बदलाव तो आएगा देखिए, क्योंकि कोई भी चीज डेफिनेट नहीं है। शेर भी जंगल के अंदर बूढ़ा होता है तो शेर भी खत्म हो जाता है, मतलब बड़े बड़े राजा खत्म हो जाते हैं, तो ये तो फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट है। अच्छा, तो हमजा साहब जैसे कि अब अपन दूसरे मुद्दे पर मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो आप जी मुझे जी ये बताइए कि आप जैसे जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं वो समाज सेवा के भाव से सोशल जी एक्टिविज्म में आते हैं। आप भी उसी जी तरह के जी जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, हालांकि आप एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन फिर भी आप समाज सेवा में लगे हुए हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जी जी। सोशल एक्टिविस्ट की एक लोकतंत्र में, एक डेमोक्रेसी में क्या भूमिका होती है? मतलब वो किस तरह से समाज को देखिए और सोशल फायदा। एक्टिव देखिए एक्टिविस्ट का काम है सवाल पूछना, और हम लोग सवाल पूछ रहे हैं। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गलत को गलत कह रहे हैं, सही को सही कह रहे हैं। आप देखिएगा पिछली सरकार के अंदर, जो पिछली हुकूमत थी, चाहे कितना भी हम क्रिटिसिज्म करें, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविस्ट के अंदर भी थी, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हुक्मरानों के अंदर भी थी। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रिवेल कर रही थी, चाहे कम लेवल पे कर रही हो लेकिन कर रही थी। तो एक एक्टिविस्ट का मैं मानता हूं का कि एक जमहूरियत के अंदर रोल ये है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रिजर्व करे। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रिजर्व करने का मतलब ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपलिफ्ट कर रहे हैं। तो व्हाट आई बिलीव इज कि एक सोशल एक्टिविस्ट एक इंडिया जैसी डेमोक्रेसी के अंदर इसकी इंडिया की डेमोक्रेसी को बचाने का काम करेगा।
हमें और एक्टिविस्ट चाहिए आज के जमाने में। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के एक्टिविस्ट और इस तरह के प्रोटेस्ट जो लोग करते हैं, आप जैसे भले लोग करते हैं, कुछ जर्नलिस्ट भी हैं जो कि इस तरह के प्रोटेस्ट में ऐसे सोशल एक्टिविस्ट का साथ भी देते हैं। तो आपको लग रहा है कि क्या इस गवर्नमेंट में मोदी रिजाइम में कुछ हासिल हो रहा है इस तरह के प्रोटेस्ट से? आवाज़ देखिए पहुँच रही है वहाँ हमारा तक? काम है, आवाज तो पहुंचती है, लेकिन बहरे को देखिए, सोते को कौन जगा सकता है? जो आदमी जागे हुए को कौन जगाएगा? एक तो आदमी सो रहा होता है, उसे तो जगा भी सकते हैं। जो आदमी ऑलरेडी जागा हुआ है, उसे दिख रहा है सब कुछ, उसके बाद भी वो कुछ नहीं बोल रहा है, उसके साथ क्या कर सकते हैं? आप देखिए, अगर आपको एक बड़ा फेमस फोटो है जेएनयू का कि इंदिरा गांधी खड़ी हुई है, सीताराम येचुरी बता रहे हैं, हमें बात कर रहे हैं, दैट वो इमरजेंसी के टाइम का मामला है। और एक हेल्दी डेमोक्रेसी के अंदर जब तक आपके और आपके रूलर के बीच में बातचीत नहीं होगी, एक डायलॉग नहीं होगा, तो डेमोक्रेसी स्मूथली काम नहीं कर पाएगी। देखिए, फायदा और नुकसान के लिए काम नहीं किया जाता, सच को सच बोलना हमें सीखना पड़ेगा। मोदी बहुत सारे पॉइंट्स पे गलत है, मोदी फासिस्ट है, और हम डंके की चोट पे बात करेंगे कि मोदी फासिस्ट है। अगर हम उससे डर के या जेल की दीवारों से डर के कुछ ना बोले, तो हमसे बड़ा कमजोर आदमी शायद कोई नहीं होगा। और हम लोग खुद अपनी जमहूरियत को कमजोर कर रहे हैं। आपका कहना ये है कि हर एक जुल्म के ऊपर आवाज़ उठानी जानी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो, और ये तो अभी शुरू हुआ है, सीए एनआरसी के आंदोलन के बाद एक्टिविस्ट इतने सारे निकले हैं, लेकिन उससे पहले भी देश के अंदर अलग अलग मुद्दों के ऊपर लोग आवाज उठाते आ रहे थे। क्योंकि सीएनआरसी का प्रोटेस्ट जो है वो मास इंडिया पे हो गया, पैन इंडिया लेवल पे, उस वजह से ये चीज खुल गई। लेकिन ये चीज तो बहुत पहले से हो रही है, जब से मोदी आया है। मोदी से पहले भी मनमोहन सिंह की सरकार थी, उससे पहले आपने देखा अन्ना आंदोलन हुआ था बहुत बड़ा। और मैं अपने पापा की बात इसमें बताना चाहता हूँ कि पापा ने उस टाइम कहा था कि बेटा तुम नए हो, हम लोग, आई वाज इन 9th क्लास, और मैं बड़ा, माय फादर वाज इन कांग्रेस, और हम लोग अन्ना आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। तो उस टाइम पापा ने मुझे कहा था कि बेटा तुम राजनीति में जरा नए नए आ रहे हो, तुम्हें पता नहीं है, ये आदमी धोखा देके जाएगा, आज है ये बाद में गायब हो जाएगा। तो ये चीज तो पहले से हो रही है। कुछ अच्छे एक्टिविस्ट आए जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करी, कुछ खराब एक्टिविस्ट आए जिन्होंने समाज के इमोशंस का इस्तेमाल करके जमहूरियत को कमजोर करने की कोशिश करी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जो खराब एक्टिविस्ट आए उन्होंने सिर्फ इस्तेमाल किया लोगों के जज्बातों का? इस्तेमाल किया अपने जाति मफाद के लिए। देखिए, हर आदमी अपने जाति मफाद के लिए लगता है, हम्म। हर आदमी को कुछ ना कुछ मफाद होता है। कोई आदमी, अगर मैं कहूंगा कि मैं बिल्कुल एक सेंट हूं, बिल्कुल नहीं। मैं भी चाहता हूं, देखिए, किसान आंदोलन से आइडेंटिफाई इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे घर के अंदर मैं खुद एक किसान परिवार से आता हूं, संपन्न किसान परिवार से आता हूं, तो इसलिए मैं आइडेंटिफाई इस चीज से कर पा रहा हूँ। सीएनआरसी का आंदोलन हुआ तो उससे इसलिए आइडेंटिफाई कर पाया था कि मैं मुसलमान हूँ, एक माइनॉरिटी हूँ इस देश के अंदर, इसलिए मैं आइडेंटिफाई कर पाया था। लेकिन हर आदमी का कुछ ना कुछ इसमें जाति मफाद होता है। किसान आंदोलन, अगर तरीके से हम लोगों ने किसानों को समझा दिया, तो मोदी सरकार का रिजीम खत्म हो जाएगा। और मोदी सरकार का रिजीम खत्म करना इसलिए जरूरी है इस देश के अंदर कि मोदी ने धर्म का झुंझुना लोगों के हाथ में दे दिया है, और लोगों को 100 साल पहले जो हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई थी, उस मोड़ पर लाकर हमें खड़ा कर दिया है। इसलिए जरूरी है कि हम लोगों को जॉब्स के बारे में बात करना, अर्थव्यवस्था के बारे में बात करना, किसान के बारे में बात करना, लोगों को बतानी पड़ेगी, बिकॉज फासिज्म इज नॉट द आंसर। चलिए, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हमजा साहब, मैं ये आखिरी कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी आप जी खामोश जी बिल पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे पहले हमने जी जी आपको सीए एनआरसी के भी लिए भी प्रोटेस्ट करते हुए देखा। सीए एनआरसी तो खैर कोरोना पैंडेमिक की वजह से जी पोस्टपोन जी करना जी, पड़ा। हॉल्ट हो गया। हाँ, जी जी लेकिन चूंकि ये किसान आंदोलन अभी हाल ही में चल रहा है और काफी ताज़े ताज़े मामले हैं, जैसे रेल रोको आंदोलन, भारत बंद आंदोलन, और जी, जिसमें हरियाणा और मुख्य रूप से हरियाणा और पंजाब के किसानों की अहम भूमिका है। पंजाब। तो आपको जी जी, क्या लगता है कि ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा और इससे क्या हासिल होगा, या ये भी लूप लाइन में चला जाएगा आने वाले वक्त के साथ? देखिए, कोई आंदोलन लूप लाइन में नहीं जाता, कुछ ना कुछ इफेक्ट छोड़ के जाता है, कुछ ना कुछ उसके एडवर्सरीज होती है, बहुत सारी चीजें वो एक आंदोलन इफेक्ट करके जाता है। तो अगर आप देखेंगे किसान आंदोलन के ऊपर, तो मेरा ये मानना है कि ये अपनी छाप तो छोड़ के जाएगा, क्योंकि बिल बन गया है। चाहे लोग उसे कुटते रहे, सहन करते रहे, झेलते रहे, लेकिन उस चीज को याद जरूर रखेंगे। तो अगर ये आंदोलन डिक्लाइन पे भी जाता है आने वाले वक्त के अंदर,
उसके बावजूद भी एक इफेक्ट छोड़ के जाएगा ये, जो इफेक्ट एवर लास्टिंग होगा हिंदुस्तान की जमहूरियत। चलिए हमजा साहब, आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप जो चाहते हैं वो आपको हासिल हो, और बहुत बहुत इंशाल्लाह। आपसे फिर मुलाकात होगी शुक्रिया। बहुत जल्द किसी अलग मुद्दे पर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह।